ओके, गुड मॉर्निंग। आ गए। आज हम लोग संविधान का जो इनिशिएटिव एस्पेक्ट है, मतलब कहां से हमें यात्रा करनी है ना। संविधान में दो तरह की व्यवस्था है। एक कॉमन फिनोमेना है कि ये जानना वो जानना, यहां से जानना वहां से जानना। जैसे सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन हुआ तो क्वेश्चन उठने लगा कि आर्टिकल 14 के जो इक्वलिटी है उसका उल्लंघन है वगैरह वगैरह। एक होता है ऐसा समझना, एक होता है कि संविधान को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका एक नैरेटिव कल्चर। नैरेटिव एक ऐसी विधा जहां संविधान की परिभाषा, जहां संवैधानिक विधि, जहां संवैधानिक विधा, जहां एक सामान्य विधि और एक संविधान जैसी सर्वोच्चता से युक्त विधियों का एक अंतर के साथ अनुपालन होता है, तो कंपटीशन में धार आती है। इसलिए कहा जाता है कि संविधान विद होना और संविधान का सामान्य अध्ययन समझना, दोनों में फर्क होता है। जिस तरह से सवाल दिन प्रतिदिन समय के साथ स्वरूप बदल रहे हैं, आपको निश्चित तौर पर यह मान लेना चाहिए कि थोड़ा केवल संविधान का सामान्य अध्ययन नहीं, आप संविधान का विशद और जिसको बोलते हैं संविधान विद जैसा एक संस्कृति का विकास आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, संविधान बहुत कम है, लोग कहते हैं बहुत बृहत है। हमने 5 देशों के संविधान पढ़े हैं, दुनिया का सबसे बृहद संविधान, लेकिन सब कुछ लिखा गया है। एग्जाम्पल से शुरू कर देता हूं। अमेरिका के संविधान को आप पढ़िए। अमेरिका में तो राज्य का अपना संविधान है, केंद्र का अपना है, उससे कोई ऐसा तो है नहीं, एक संविधान नहीं है, वो फेडरल है। हमारे यहाँ जो आर्टिकल 13 है ना, मैं थोड़ा सा बीच बीच में आपको ऐसा समझाने का प्रयास करता हूं जैसे आप संविधानविद हैं, हम आके से प्रकाश डाल रहे हैं। जब तक आप अपने मन स्थिति को, ये वाले को उस स्तर पे नहीं ले जाएंगे जिस स्तर पे आप अपना प्रतियोगिता रखे हुए हैं या जिस स्तर पे प्रतियोगिता है, तब तक हमेशा आप दुविधा में रहेंगे। सुविधा क्या होती है? दुविधा से निकल जाइए, सुविधा है। और सुविधा क्या है? आप परिपक्व हैं। मैं बता रहा था कि अमेरिका में जो संविधान है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा नहीं थी। जुडिशियरी रिव्यू जो होता है ना, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, वो लिखा ही नहीं है। ठीक। अब आप जरा समझने का प्रयास करिए कि जो जुडिशियल रिव्यू संविधान में लिखा नहीं है और भारत ने आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू लिखा है, जिसका कहीं ना कहीं गहरा संबंध कहां से है। अब 1800 में चले जाइए, 1800 में आपको पता होना चाहिए जॉर्ज वाशिंगटन 1789 में वहां की डेमोक्रेसी चली है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी सर्वोच्च संस्था है जो संविधान में नहीं है, उस पर भी संविधान जैसा अमल, न्याय लोगों को दे सकती है। हमारे यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13(1), 13(2) आप जानते होंगे। 26 जनवरी 50 से पहले, 26 जनवरी 50 के बाद, अभी जब जिक्र करेंगे तो सब बताएंगे। हमारे यहाँ संविधान में लिखा है, लेकिन अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का विषय नहीं था, ये न्यायालय ने तय किया। जैसे संविधानविदों ने हमें ये नहीं बताया कि संविधान का कौन सा हिस्सा मूल ढांचा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया।
सुप्रीम कोर्ट विधायिका को बता देती है, कार्यपालिका को बता देती है कि ये तुम्हारी विधि सही नहीं है, इस अधिनियम में ये खोट है, ये संविधान की मूल आत्मा को चोट पहुंचाता है, इसको मैं शून्य कर रहा हूं। कहां से करता है? उसी आर्टिकल 13। तो हमने लिखा, लेकिन अमेरिका ने नहीं लिखा। तो अमेरिका के संविधान इतना तो छोटा हुआ हो गया, क्यों? हमने संविधान को लिखा है, सरल है, सघन है और स्पष्ट भी है। आज हम 2-3 बातें करेंगे 9:30 बजे तक। भरपूर बैठ के सुनिए और लिखिएगा भी, पेन कॉपी भी रखिएगा, थोड़ा बोर्ड पे भी चलेंगे, लिखाएंगे भी, समझाएंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बोला कि आपके लिए सवाल का उत्तर, सवाल का जवाब, प्रश्न का जवाब या प्रश्न का उत्तर, सवाल का जवाब देना एक चुनौती है। प्रश्न कितने भी सरल हों, अंक हमेशा उत्तरों पे मिलते हैं। अंक हमेशा मिलेंगे जो आप लिखे हैं उस पर। पूछ ले मूल अधिकार क्या है, तो लिखना तो आप ही को पड़ेगा ना। मूल अधिकार जानते हैं, लिखे नहीं है तो थोड़ी नंबर मिलेगा। तो सवाल क्या है शुरू के? तो मैंने जैसे बोला था कि पहले 5 सवाल लिखाऊं। कॉपी और पेन निकालिए, पहले 5 क्वेश्चन लिखिए, फटाफट लिखिए। लिखिए, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चर्चा कीजिए। बहुत सामान्य बात है। संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। मुख्यतः उन बिंदुओं को उभारिए, मुख्यतः उन बिंदुओं को उभारिए जो गुणात्मक तौर पर, जो गुणात्मक तौर पर कहीं अधिक उपजाऊ रहे हैं, कहीं अधिक उपजाऊ रहे हैं। अब आपको मैं यहां दर्शा दूं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 1600 से लेकर 1600 से लेकर के 1947 भारत आजादी तक के बीच में 2 प्रकार की सत्ता के बीच का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। एक है कंपनी का, एक है क्राउन का। मूल रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक यात्रा जिन पड़ावों से होकर गुजरा है, वही इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इसमें कहां गुणवत्ता है? अगर रेगुलेटिंग एक्ट, अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट इंडिया में देखते हैं तो इसका उल्लेख अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट से माने है भी। जब कलकत्ता में एक न्यायालय की बात कही गई, क्यों सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई? क्योंकि जब कंपनी के लोग करप्ट होंगे और रेगुलेट करने में जो प्रॉब्लम कर रहे थे, पकड़े जाएंगे तो न्याय कहां होगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के अधिनियम तक में जहां गुणात्मक पक्ष है उसकी पहचान कर, एक तो हो गई पूरी मात्रा 1773 में आई, सेटलमेंट ऑफ, उसमें एक्ट में चले जाइए 1781, पिट्स इंडिया एक्ट में चले जाइए 1784, 1893 में चले जाइए, 1793 में चले जाइए। चार्टर जब आया, फिर 1813, 1833, 1853, फिर 1858 का एक्ट है, फिर भारत परिषद अधिनियम है 1861 का, फिर 92 में आई 1800, फिर 9 में आई 1900, 1909, 1919, 1935। इनके बीच में जहां पर भी आपको क्वालिटी की गुंजाइश दिखती है, तो कभी आपने इस दृष्टि से इसको नहीं देखा होगा। आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन सब की भूमिका देखा, लेकिन गुणात्मकता कहाँ है, इसको निकालना है। ये प्रश्न का दूसरा पहलू। एक तो होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर देना, आप चर्चा कर दीजिए, फिर जो दूसरा स्टेप है उसमें से गुणात्मक पक्षों को बाहर निकालना, तब जाके इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस होगा। नेक्स्ट लिखिए। जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता चल गया तो एक क्वेश्चन ये हो गया
अब इसी में जो बात लिखे हूँ गागर में सागर होगा, आने दीजिए सवालों को। आप इसी बात को इतना बढ़िया लिख दीजिए 300 शब्दों में, 400 शब्दों में, कि अब कितने भी तरीके के सवाल आए संसाधन यही रहेगा। जैसे 1950 26 जनवरी 50 से आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन हुए, वो संविधान के सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें नहीं कही उन सबको जोड़ते हुए संविधान इतना और हो गया होगा। लेकिन 26 जनवरी 50 से अब तक के बीच में 70 वर्ष की इस यात्रा में संविधान से सिविल सर्विसेज में, स्टेट सिविल सर्विसेज में सवाल हमेशा आते रहे और संविधान वही रहा। आप संसाधन वही रखिए, सवाल बढ़ने दीजिए। अगर सही संसाधन हो गया तो उसी संसाधन का अनुप्रयोग करके उन सवालों को न्याय देते रहेंगे। संबोधन सवालों का उस उत्तर के माध्यम से होता रहेगा। नेक्स्ट लिखिएगा, संविधान निर्माण एक सकारात्मक चुनौती रही है। संविधान निर्माण एक सकारात्मक चुनौती रही है। इसकी रूपरेखा का चित्रण करें। अब संविधान निर्माण में आपको ये सब तो जानकारी होना चाहिए कि संविधान सभा कैसे बनी है, तमाम चीजें, लेकिन सकारात्मक चुनौती का क्या मतलब है? क्या है सकारात्मक चुनौती? इन सभी की जब बात करेंगे तो संविधान को हम इसीलिए बोलते हैं संविधान सरल फिर सघन फिर स्पष्ट। आप सरल कर पाते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन सघन सघन चीज क्या है? उसी निर्माण में से सकारात्मक चुनौती को बाहर निकालना उसी के अंदर था। जैसे पानी गिलास में होता है ना, उसमें जब चीनी डालते हैं तो चीनी घुल करके, ऐसा नहीं होता ग्लास का पानी बाहर फेंक देता है, वो पानी के जो रंध्र होते हैं, जो जगह होते हैं, उसमें जाके वो जगह घेर लेते हैं और पानी मीठा हो जाता है। ऐसे ही संविधान निर्माण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच छोटे छोटे जगह हैं, उन रंध्रों में ये सवाल उभर आते हैं। सोचने की कला, नकारात्मक चुनौती तो हो नहीं सकती। किसी देश के राजकाज चलाने के लिए एक सर्वोच्च विधि की तलाश हमेशा सकारात्मक होगी, वो कभी नकारात्मक नहीं। इसलिए इस पर कोई नकारात्मक पहल हो नहीं सकती। यानी कि संविधान निर्माण एक सकारात्मक चुनौती रही। इसकी रूपरेखा का चित्रण करें। इसको जब तोड़ेंगे, पहले अब देखो ये क्वेश्चन आता है ना बच्चा, क्वेश्चन आने से एक फायदा क्या होता है कि तुमको हम घेर देते हैं दायरा, और जब सवाल संसाधन आएंगे ना तो उस संसाधन में तुमको पकड़ बनती रहेगी कि चुनौती होगा तो ये बात लिख देंगे, ये होगा तो ये बात। आगे लिखो, संविधान के निरूपण और बनावट में, नेक्स्ट, संविधान के निरूपण और बनावट, निरूपण को प्रारूपण भी कह सकते हैं, जिसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं, जिसके अम्बेडकर साहब चेयरमैन थे। और बनावट में यानी कि प्रारूपण, एक जो प्रारूप सभा बनी, प्रारूपण, बनावट जो एक संविधान सभा बनी। दो सभा मूल सभाओं के भीतर बहुत सारी सभाएं रही, लेकिन एक संविधान बनाने की सभा और एक संविधान को प्रारूपित करने की सभा, ड्राफ्ट करने की सभा। तो संविधान के निरूपण और बनावट में मुख्यतः भारतीय शासन अधिनियम 1935 की भूमिका पर प्रकाश डाले, की भूमिका पर प्रकाश डाले। कहां का सवाल कहां चला गया? आप जानते हैं 1935 के अधिनियम से आधे से ज्यादा आर्टिकल भारतीय संविधान में लिए गए। क्यों? तो 1935 अधिनियम की भूमिका पर अलग से, हालांकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसको एक अलग रूप दे दीजिए, ये क्वेश्चन है। लिखें, लिखें, संविधान के विशाल होने के कई कारण हैं। संविधान के विशाल होने के कई कारण हैं। संविधान की विशालता, संविधान की विशालता यानी कि बृहत्ता, संविधान की विशालता ही उसकी सरलता और स्पष्टता है।
उसकी सरलता और स्पष्टता है कथन की समीक्षा की। क्या समझे? संविधान के विशाल होने के कई प्रमुख कारण हैं और उसकी विशालता ही सरलता और स्पष्टता है कथन की समीक्षा की। अगर इतना विशाल संविधान नहीं होता तो इतना सरल पढ़ने में नहीं लगता। जहां पर विवादित स्थान है, मैंने कहा ना, जोड़ है, मोड़ है, तोड़ फोड़ नहीं है। अगर आप संविधान में तोड़ फोड़ करेंगे तो एक मिस्त्री और है, सर्वोच्च न्यायालय, वो ठीक कर देता है उसको, फिर से पेंट उंट लगा देगा, बता देगा कि ये यही है। तो संविधान में जो सरलता है, जो स्पष्टता है, दरअसल उसका मूल कारण उसकी बृहत्ता है। बड़ी अच्छी बात है नहीं? अगर संविधान में स्पष्टता का बेटा अभाव होता और उसकी सरलता का अभाव होता तो जाहिर सी बात है संविधान छोटा होता। जैसे कहा जाता है ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर किसी चीज को क्रमबद्धता देने में शब्दों का और संदर्भों का उल्लेख बढ़ जाता है तो ध्यान रखिएगा कि वो वैज्ञानिकता से उत्प्रोत भी हो जाता है। तो जब इतना बड़ा उसके अंदर एक कंसेप्ट भी डालना हो तो थोड़ी सी विशालता आने दीजिए। और वैसे भी जिस देश में बहुभाषा हो, बहुधर्म हो, रियासतों का एक पूरा जमावड़ा और फिर एकीकरण की बात हो, जहां आज भी अलगाववाद व्याप्त हो, चाहे पूर्वोत्तर चले जाइए, मध्य भारत में चले जाइए, जहां अलगाववाद के सर आज भी उठाए जाते हैं और कुचले जाते हैं, तो जरा सोचिए आज से 70 साल पहले रियासतों में बटा भारत जब एकीकरण का ध्रुवीकरण हुआ तो किस किस साये में संविधान का निर्माण किया जा रहा था। भविष्य में इस तरीके की किसी भी प्रकार की संभावना का लोप किया जाए, किसी भी संभावना को खत्म किया जाए, भारत राज्यों का संघ है, इस संदर्भ को कभी भुलाया ना जा सके। राज्य परतंत्र स्वतंत्र, राज्य की अपनी संप्रभुता कभी उनकी कल्पना का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत राज्यों का संघ है, इसके अलावा कोई संकल्पना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में थोड़ा विशाल संविधान बना भी लिया गया तो उसमें क्या बुराई है। और विशालता को देखिए, सकारात्मकता क्या है, सरलता और स्पष्टता इसी के कारण है। कथन की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट, देश की सर्वोच्च विधि संविधान के उन पक्षों को उभारें, देश की सर्वोच्च विधि संविधान के उन पक्षों को उभारें जो इसके सार और संदर्भ को परिलक्षित करता है, जो इसके सार और संदर्भ को परिलक्षित करता है। टिप्पणी करें, टिप्पणी करें, इसके सार और संदर्भ को परिलक्षित करता है, टिप्पणी करें। ठीक है, जब बात करेंगे ना तो आएंगे, बताएंगे कहां पे है सार। एक प्रभुत्व संपन्न भारत, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की धारा फूटती है। चाहिए ना प्रस्तावना, प्रस्तावना सार ही तो है। संविधान के बाद का सार, संविधान पढ़ लो तो प्रस्तावना परिभाषित हो जाता है और प्रस्तावना पढ़ लो तब भी संविधान की व्याख्या हो जाती है। नेक्स्ट, भारत एक संविधान की रचना, भारत को एक संविधान की रचना करनी थी। भारत को एक संविधान की रचना करनी थी और यह सरल कार्य नहीं था। इसमें उत्पन्न बाधाओं की चर्चा कीजिए। संविधान तो बन गया, सब जानते हैं, बाधाएं क्या आई, इसमें उत्पन्न बाधाओं की चर्चा कीजिए।
क्या समझे बच्चा? इसमें उत्पन्न बाधाओं की चर्चा की, 5-6 सवाल आपको दे दिया हूं। अब इसके बीच में थोड़ा गुलाटी मारिए, थोड़ा सोचने का काम कीजिए। सवाल बिल्कुल समझ में आपको आया होगा, लेकिन ये तब उम्दा होगा जब इसका संसाधन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं उन मुद्दों की ओर। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें गर्व होता है कि हम एक स्वतंत्र भारत का संविधान बताने जा रहे हैं। हमें यह मौका कई बार मिलता है, साल भर में कई अवसर आते हैं जब संविधान को ऐसे बताने का अवसर आप लोगों जैसे प्रतियोगियों के समक्ष आता है अवसर, जो उससे मुझे भी किसी भी विषय की तुलना में सबसे ज्यादा गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। जैसे प्लेटो कहता है ना कि एक अच्छा इंसान कौन है, और बाद में क्या एक अच्छा इंसान वो होता है जो ज्ञान में न्याय का ज्ञान का समावेश करता हो, जिसके अंदर न्याय हो। और न्याय का मतलब होता है सर्वांगीण और जितने भी औचित्यपूर्ण, संदर्भशील, विवेकशील और मानव की उन तमाम विषय वस्तु को जिसमें वह स्वतंत्र महसूस करता है, वो सभी न्याय की श्रेणी है। तो संविधान क्या है? संविधान न्याय का पिटारा है। जब भी संविधान पढ़ें तो हमेशा आहट एक अच्छे इंसान की आपके अंदर आनी चाहिए। हमेशा आपको महसूस होना चाहिए कि मैं आज एक अच्छा कार्य करने जा रहा हूं। और जब भी मुख्य परीक्षा में आप लिखने जाएं या प्रारंभिक परीक्षा में हल करने जाएं, तो आपको एक चाव होनी चाहिए कि मैं अपने देश के उस विधि को, उस विधा को, उस नियम को के बारे में कुछ हमसे जानकारी चाह रहे हैं, जो जिससे हम संचालित होते हैं। क्या समझे? जब कोई कहता है कि मेरे दिमाग में ये चीज है, हम अपने दिमाग का 10% भी इस्तेमाल नहीं करते, अगर हार्ट बीट इतनी होती है, लीवर का साइज ये होता है, फलाना ये होता है, ढिमका, तो बड़े इंटरेस्ट से सुनना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत कमी है कि जिस शरीर को हम बरसों से ढोते हैं, उसी के दिमाग, उसी की छाती के अंदर, उसी के पेट के भीतर क्या क्या चीज संयोजित है कि सैकड़ों वर्ष की जिंदगी होती है और करोड़ों का काम करते हैं। आखिर इस शरीर में ऐसा अद्भुत क्या है? शरीर एक संरचना है और इसके अंदर बहुत सारे अनुच्छेद और उपबंध हैं जो इस शरीर को संचालित करते हैं। ठीक उसी तरीके से संविधान एक संरचना है जिसके भीतर ऐसे नियमों, ऐसे उप नियमों, ऐसे उपबंधों का पूरा एक जमावड़ा है जिससे देश का पूरा राजकाज चलता है। अटक से कटक तक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जितना भी भारत का भू राजनीतिक क्षेत्र है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, यहां तक ही नहीं व्यक्तियों के लिए भी, वो अगर विदेश का कोई व्यक्ति है तो कुछ उपबंध, कुछ अनुच्छेद उन व्यक्तियों पे भी लागू है। यानी कि ये संविधान केवल भारत के भू राजनीतिक क्षेत्र में ही अपना ताकत नहीं दिखाता है, बल्कि इस भू राजनीतिक क्षेत्र के भीतर अगर विदेशी भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको भी अपनी आवरण में ले लेता है। तो संविधान बहुत बड़ी विधि है, एक सर्वोच्च विधि है, और हमें पढ़ाने का जब भी मौका मिलता है तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम संविधान पढ़ाने का एक विषय विशेषज्ञ है, जिसको हमने वर्षों पढ़ा और आपको पढ़ाने का मौका। और हर विषय की अपनी एक उपादेयता है, लेकिन मुख्य रूप से संविधान की बात करें तो चूंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है, अनुप्रयोग का हिस्सा है, रोज हम कसे जाते हैं इसकी कसौटी पे, इसलिए मैंने एक लेख लिखा था, कुछ विद्यार्थियों को मालूम होगा कि संविधान की कसौटी पर सभी। ठीक है?
अभी मजदूर जा रहे हैं ना, कोरोना वायरस का प्रकोप और समस्या देख रहे हैं ना, घर जा रहे हैं 1,000 किलोमीटर के आसपास। तो आपको क्या लगता है कि संविधान की कसौटी पर वही है क्या? संविधान की कसौटी पर वो लोग हैं जो इस संविधान के बूते सत्ता हथिया कर या अधिकार पा करके जो लोक कल्याण, जो संवेदनशीलता, जो जन केंद्रित निर्णय भावना युक्त लेना चाहिए, उससे विमुख होकर बैठे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हर मजदूर में एक मतदाता भी है। लोकतंत्र का यही ताकत है और ये दिया है किसने? संविधान। हर मजदूर में एक मतदाता है और जब उसको अवसर मिलेगा अपने अधिकारों का प्रयोग करने का, तो वो अपने छालों का हिसाब लेगी, अपने पैर के छालों का हिसाब। और ये हिसाब देने का अधिकार किसने दिया? संविधान। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझे? डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने एक लेख लिखा था, आज भी आर्टिकल छपे हैं कि आखिर मजदूर को मजबूर समझने की गलती क्यों? जिस देश में वोट की ताकत हो, जहां सत्ता 5 साल में उलट पलट दी जाती हो, वहां अगर इनके छालों से उनको डर नहीं है, तो ये आने वाले समय में इनको छील सकते हैं। तो इरादा मजबूत करने का, डरने का नहीं, क्योंकि संविधान हमारे साथ है। फटाफट बच्चा एक परिभाषा लिखो, संविधान की परिभाषा। क्या है संविधान? डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। संविधान का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है। अब एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में लिखना संविधान से सवाल, तो फट से 2 लाइन यही लिख देना किसी भी क्वेश्चन के आंसर। जैसे हमने कहा भारतीय संविधान बनाना या वगैरह वगैरह, चुनौती वगैरह, तो लिखो कि संविधान, बीच में जहां पे क्वेश्चन की गुंजाइश है 1-2 लाइन डाल दो। एग्जामिनर को बताओ कि जो संविधान संविधान कर रहे हो, मैं जानता हूं क्या है वो संविधान। संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसको एक विशिष्ट और विधिक पवित्रता प्राप्त है। विशिष्ट और विधिक पवित्रता प्राप्त है, जो सरकार के अंगों नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका के ढांचों को और उसके कार्यों को निर्दिष्ट करता है, निर्देशित करता है, ताकत देता है, निर्दिष्ट करता है। भारत के भीतर इकाइयां क्या करेंगी? भारत के भीतर इकाइयां क्या करेंगी? उसके मार्गदर्शक सिद्धांत को यह चिन्हित करता है। मार्गदर्शक सिद्धांत को यह चिन्हित करता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। बंद कर दो इसको। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। दूसरी लाइन, दूसरा डिफिनेशन लिखो। अब जैसे संविधान की परिभाषा लिखा, अब लिखो संवैधानिक विधि क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हम लोग जब लॉ वगैरह करते थे, मेरा तो LLM ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, PhD ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। मेरा सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे तो PhD का है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, बहुत है ना, ये भी कहीं मौका मिले तो बताओ उसको कि तुम भी जानते हो।
संविधान की परिभाषा और संवैधानिक विधि, जरा लिखिए, संवैधानिक विधि को की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। तो जो चीजें हैं अनिश्चित, इसीलिए ध्यान रखना कि जब किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, चाहे संविधान हो या विधान हो, तो जो अर्थ एक का जो अर्थ, उन दो अर्थों में से जो एक अर्थ सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करेगा वही उसका अर्थ माना जाएगा। इसलिए हम जब विधियों में तर्क संगत, न्याय संगत, रेशनल अप्रोच लेते हैं, विवेकशील दृष्टिकोण लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जिसको कोट करता है वो पूरे देश का अर्थ बन जाता है। यानी कि हम, ये बात और है कि हम जो सोच रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट सोच ले। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, दैनिक जागरण में मेरा आर्टिकल छपा कि संविधान संशोधन जो ये हुआ था, क्या नाम था इसका, नागरिकता कानून, नागरिकता अधिनियम संविधान से परे नहीं। लोग कह रहे थे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, फलाना ढिमका, हमने सब नकार दिया। हमने कहा ये संविधान से परे नहीं है। मतलब लोगों ने कहा कि इसमें जो 6 समुदाय के लोगों को दिया जा रहा है, गैर मुस्लिम कर दिया गया, मुस्लिम को नहीं, ये समता का अधिकार का उल्लंघन है। 14 आर्टिकल की बात कर रहे थे सब। हमने उसमें ये प्रूफ किया कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उस पर कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया। तो कभी कभी समझते हैं आप, जो सोचते हैं और वो संविधान और न्याय की गणना का हिस्सा है, तो अदालतें भी संविधान से ऊपर नहीं है, अदालतें भी संविधान के अधीन है। देश में जब संविधान सर्वोच्च है तो बाकी चीज तो उसके नीचे हो गई ना। संविधान का संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय, बल्कि वो जो लोग उसको सुपरसीड करते हैं उसको नीचे दिखाने का या उसको दबाने का या उसको उसकी सीमा बताने का काम करता है। वो तो संविधान का संरक्षक है। हमने, जैसे मां ने हमको कटोरे में दही दिया और कहा कि मटके को ध्यान रखना बिल्ली इसमें मुंह न मारे, जो दही हमको मिला है वो मुझे खाना है और मटके के दही को बिल्ली से बचाना है। मां ने हमें संरक्षक नियुक्त करके गई है, लेकिन उसी मटके में से थोड़ा खाने का अधिकार हमको भी दिया है। बस ऐसा ही समझिए। उस संविधान में से जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला है, उसी संविधान ने उसको संरक्षक भी बना के गई। तो संविधान सर्वोच्च। इसमें लिखिएगा, सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग संवैधानिक विधि के लिए बोल रहे हैं, सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग ऐसे नियमों के लिए किया जाता है जो सरकार के प्रमुख अंगों की संरचना, सरकार के 3 अंग हैं बच्चा, प्रमुख अंगों की संरचना जो तीनों लिखे हैं, ध्यान रखना, सरकार के 3 अंग हैं, केवल विधायिका कार्यपालिका नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे कैसे, कहां गया मार्कर, हाँ ये देखो कैसे, फट से इसको एक लाइन में समझ लो। सरकार के 3 अंग में नंबर 1 हमने बोला विधायिका, विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेटिव। उसके बाद हमने बोला कार्यपालिका। ये मोड़ जब समझ जाओगे ना तो कॉपी में विशिष्टता आती है, क्लैरिटी है नहीं, रट फट के लिख दिए,
कंसेप्ट क्लियर करो पहले, ठीक। फिर आता है तीसरा, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका आप जानते हैं विधि निर्माण, ये किसने लोकसभा में मेज थपथपा करके संशोधन किया वो नागरिकता बिल में? मोदी जी। मोदी जी तो वोट दिए बनारस के पार्लियामेंटियन होने के, प्रधानमंत्री के नाते कहां वोट दिए हैं वो तो लोकसभा मेंबर के नाते दिए हैं विधायिका में, एग्जीक्यूट करेंगे प्रधानमंत्री के नाते। उस विधि को जब बनाते हैं तो वो बनारस के पार्लियामेंटियन हो जाते हैं, हमको हम ही से चुरा लो। फिर उसी विधायिका में से, उसी लोकसभा में से सरकार निकली है, वो सरकार भी हो जाते हैं और संसद भी रहते हैं। हमको हमसे चुरा लेंगे आप, तो हम भी तो रहेंगे अपने में कि पूरा लेके चले गए आप हमें। गाना बहुत अच्छा सटीक बना हुआ है वो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमारी पढ़ाई हम में से चुरा लीजिए तो मेरी पढ़ाई कहां गई? आपके पास चली गई, मेरे पास। हाँ, समझ गया ना खेल? बस आपके पास पढ़ाई भी गई, मेरे पास बची भी रही, प्रधानमंत्री भी बन गए और पार्लियामेंट भी बने रहे। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहां। तो विधायिका क्या करती है? विधायिका विधि बनाएगी। वही आर्टिकल 11 में जाइए, क्या लिखा है? नागरिकता पे जो करना है वो कौन करेगी? संसद। विधायिका करेगी। और नागरिकता पे लिखा क्या है? जाके पढ़ लीजिए 5 से 11 के बीच में, कुछ नहीं लिखा है, थोड़ी सी जानकारी लिखी, बाकी जानकारियां तो 55 से लेकर के अब तक ये संशोधनों से आई हैं। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जो वक्त पे छोड़ी गई। कौन करेगा इसको? विधि करेगी। विधि कौन बनाएगी? विधायिका, ठीक है। बहुत सारे संविधान में भाग न्यायपालिका की वजह से आए। उदाहरण तो दिए जाते हैं ना। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होंगे। अब उस केस को पढ़िए 92 का, फिर देखिए आधार मिल जाता है। फिर आप देखिए जनवरी में 2019 में आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, पेच आया। क्या सुप्रीम कोर्ट रोका? नहीं रोका। तो इस आधार को समझिए। एक तरफ 92 कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, एक तरफ 2019 में आरक्षण हुआ। बस जब समझाऊंगा इसका तुलनात्मक भाव समझ लेंगे, कहीं से कोई गलत नहीं हुआ है, बट हुआ तो है ना जो कहा वो। आइए इधर, विधायिका विधि बनाता है, कार्यपालिका क्रियान्वयन, एग्जीक्यूट करेगा क्या? विधि को, विधि का क्रियान्वयन, इसका नाम ही है कार्यपालिका। फंक्शनल चीजें यही करेगा और लेजिस्लेचर चीजें ये करेगा। अगर फंक्शनल चीजें या विधि की चीजें संविधान के हिसाब से नहीं है, एग्जीक्यूशन या लॉ या एक्ट, हमने बताया है विधि का आर्टिकल में जाके देखिएगा। हम जब 12-13 बताएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले राज्य बताएंगे फिर विधि बताएंगे। जुडिशियल रिव्यू पढ़ते हैं ना 13 में, तो जुडिशियल रिव्यू किस पे? विधियां असंगत हो संविधान से ना। 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसी विधि बनाई गई हो जो संविधान का उल्लंघन करे, और 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसी कोई विधि बनी हो जो संविधान का उल्लंघन करे, तो दोनों परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकता है। आर्टिकल 13(1) में 26 जनवरी 1950 से पहले की बात है, 13(2) में 26 जनवरी 1950 के बाद की बात है। अध्यादेश भी विधि ही है। पढ़ाऊंगा नियम, विनियम, रूल, रेगुलेशन, 4 लाइन लिखाऊंगा। राज्य को समझिए और राज्य क्या कर सकता है उसको समझिए। संविधान में घुसने के लिए पहले दरवाजा बनाना पड़ता है। कहीं से भी संविधान में घुसेंगे ना तो किचन नहीं मिलेगा, कहीं से तरीके से घुसिए। आप सब्जी बना के तड़का मत मारिए, दाल बना के तड़का मारा जाता है।
सब्जी पहले तड़का, तेल डाल के प्याज डालते हैं ना उसमें, वो जीरा उरा। सब्जी बनाने में शुरू में क्या करते हैं, तेल डालते हैं, तड़का लगाते हैं, और दाल में आखिर में। खाते दोनों हैं, लेकिन तड़का अलग अलग जगह पे मारा जाता है। ठीक है, आइए इधर। जैसे संविधान की परिभाषा और संवैधानिक विधि फर्क हो गया है। कई लोग नहीं पता होगा तो संविधान की परिभाषा और विधि संवैधानिक जो विधि एक ही बना देंगे, एक मत बना, एक की परिभाषा ही नहीं है। क्या बोला मैंने, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इधर आइए, विधि बनाने वाला अपनी विधियों का संरक्षण करता है। जब विधि बनती है, ये क्रियान्वयन करते हैं। फिर देखे होंगे, चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीत सत्र हो, चाहे विशेष सत्र हो, सवाल उठते हैं कि मेरे विधि का क्या हुआ। क्योंकि विधि जिसने दिया है पार्लियामेंट में, वो सरकार से सवाल पूछती। विधि बना के क्या दिया है कि सब स्वतंत्र हैं, सबको भूख प्यास की मिटाने की, दुकानदारी करने की, सब तरीके की आजादी है इस देश में। मजदूर पैदल जा रहे हैं, अगला सेशन आने दीजिए, सवाल उठेंगे पार्लियामेंट में। क्योंकि हमने जो लेबर एक्ट बनाया है, उसमें ये कहीं नहीं बनाया है कि मजदूर 1000 किलोमीटर पैदल जाए। हमने लेबर एक्ट में बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट का शोषण नहीं होने देंगे ये ठेकेदारों का। उसको एक नियम से और एक निर्धारित मजदूरी मिलेगी। सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया, ये सरकार का काम है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस लॉकडाउन से अगर किसी की स्वतंत्रता और किसी की जो कहते हैं कि जीवन का अधिकार खतरे में पड़ता है, तो संविधान के अधिकार के अंतर्गत सवाल उठ जाएंगे। ठीक है, राहुल गांधी विपक्ष के हैं, सड़क पे पूछ रहे थे, क्योंकि संसद नहीं चल रही है तो सड़क पे ही पूछ रहे थे। जब सड़क पर उन्होंने पूछा तो वित्त मंत्री सीतारमण का जवाब भी सुना होगा, किलबिला गई, उनको बड़ा गड़बड़ लगा। बोले कि पूछ कर रोक के क्या पूछ रहे थे, रास्ते में उनको तो और बाधा उत्पन्न कर दिए। पूछ तो बहुत लोग रहे हैं, उस पर तो सरकार की ओर से कोई झुंझलाहट नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी के पूछने पे क्यों हुआ? क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष का आदमी है, वो भी उसी पार्लियामेंट में बैठता है। उसके पूछने के अर्थ सरकार के लिए अलग होते हैं, मीडिया के पूछने के अर्थ अलग होते हैं, आम आदमी के पूछने के अर्थ अलग होते हैं। इसलिए राहुल गांधी पूछेगा, कोई पार्लियामेंटियन पूछेगा, तो सरकार को तिलमिली ज्यादा होगी। और वो क्यों पूछेगा? क्योंकि आप सरकार में होकर ऐसा कोई क्रियान्वयन नहीं कर सकते जिससे देश की जनता को कोई समस्या हो। और अगर ऐसा होता है तो वो भी सरकार से की परछाई, जिसको बोलते शैडो, विपक्ष, उसने भी उसी जनता से वोट मांगा था। जनता ने कहा कि तुम थोड़ा कम हो, उधर बैठो, लेकिन ध्यान रखना कि सरकार गड़बड़ करे तो तुम मेरे प्रतिनिधि के तौर पर उसको पकड़ना। इसलिए पकड़ता है। तो संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ। तो राहुल गांधी यहां गलत नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार के पास वाकई में वजनदार जवाब नहीं है, तो क्या होता, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात। अगर जब जब सरकार के पास जवाब अच्छा नहीं होगा, तब तक सरकार हाशिए पे जाएगी। और ये सरकार का जिम्मा है कि दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। हो गई दिक्कत, अब अगर ये दिक्कत फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो तो न्यायपालिका में जाया जा सकता है। कल सरकार कह दे कि साहब हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया, फिर भी ये नहीं रुके,
हम अब ज्यादा नहीं खिला सकते, अगर ये बोलती है तब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण का नेतृत्व करता है और नीति निर्देशक तत्व को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। न्यायपालिका यहां समझ लीजिए, विधि बना करके जनता के साथ न्याय, सरकार क्रियान्वयन करके जनता के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय, और ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो ये इनको रूल रेगुलेशन, नियम, सजेशन, मार्गदर्शन या अपने निर्णयों से इनको वो करने के लिए बाध्य करता है। विधि सरकार को बाध्य करती है बेहतर करने, नहीं करोगे सवाल पूछेंगे, और न्यायपालिका निर्णय से इनको बाध्य करती है करने के लिए। जो कार्य करे, जो कार्य करवाए वो सरकार होती है। ध्यान रखना, सरकार की दो परिभाषा, सरकार की दो परिभाषा, एक वो जो कार्य करे, कार्य तो कार्यपालिका ही करती है। इसलिए नैरो माइंड से अगर देखें, संकुचित दिमाग से देखें, तो केवल मोदी जी ही सरकार है, बस, और कोई नहीं है। लेकिन अगर इसको वाइड मेंटालिटी से देखें तो मोदी साहब किसकी नीतियों का अनुपालन करते हैं? विधायिका की। इसलिए विधायिका भी काम करवाती है, जब नहीं करते हैं तो सवाल पूछती है। काम करे या करवाए, जो काम करवाता है वह भी काम करता है। जो काम करे, काम करने वाली इकाइयां क्या है? सरकार। तो विधायिका भी यहां सरकार होती है, क्योंकि अपने विधियों का संरक्षण करती है, पूछती है कहां गया वो मेरा विधि, कहां था विश्वविद्यालय बनाने वाला जो आपने कहा था। और जब संविधान के अनुपात में निर्णय बेहतर नहीं होते तो काम निर्णयों से, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों से भी सुप्रीम कोर्ट से काम, कार्यपालिका से काम करवाती है। विधायिका भी काम करवाती है, करती नहीं है, करवाती है। न्यायपालिका करती नहीं है, अपने निर्णयों से काम करवाती है। और कार्यपालिका इनका भी सुनती है, इनका भी सुनती है और काम करती है जनता के लिए। इसलिए सरकार के 3 अंग। सरकार का मतलब फंक्शनल चीजें। हमारे यहां सरकार और शासन एक माना जाता, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एक ही है। क्लियर हुए होंगे थोड़े मोड़े? तो सरकार के तीनों प्रमुख अंगों की संरचना, इसमें दिए देखे होंगे, विधिवत लिखा हुआ है। आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट, 214 से 247 के बीच में हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब विधिवत। कुछ टस से मत, कैसे नियुक्त होगे, कैसे हटाए जाओगे, कब तक काम करोगे, कौन सा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कौन सा पीली, सब लिखा है, सब। ठीक है। राष्ट्रपति स्वयं एक पद है, उपराष्ट्रपति, सब लिखा हुआ है। स्पीकर का लिखा है, डिप्टी स्पीकर का लिखा है, प्राइम मिनिस्टर का भी लिखा है ना, कि 74 में वो लिखा है ना कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करेंगे। तो कोई भी काम राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद सिफारिश नहीं करते हैं, सब लिखा है। ये एक प्रकार से, मैंने जैसे बोला, सर्वोच्च विधि है। ये संवैधानिक विधि क्या है? एक प्रकार से कार्य, ये जो है प्रमुख अंगों की संरचना, उसके बले, उसके पारस्परिक संबंधों, बता दिया ये संबंध, उसके पारस्परिक संबंधों और प्रमुख कार्यों का को विनियमित करते हैं, विनियमित करते हैं। ठीक है। जिस विधि से ये विनियमित होते हैं वो संविधान की विधि है, इसलिए ये संवैधानिक विधि। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? अब ये आप क्लियर हो गए, मैं आपको ले चलता हूं अब थोड़ा आगे। मैं जब पृष्ठभूमि की बात करूंगा तो पृष्ठभूमि की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करना है मुझे, उसकी चर्चा हम सबसे बाद में करेंगे। हम उसमें तड़का बाद में लगाएंगे। पूछिए क्यों? इसलिए
जब पूरा संविधान आप जान जाएंगे और जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट की मैं बात करूंगा, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करूंगा, या मैं 1935 का अधिनियम की बात करूंगा, जैसे ही नाम लूंगा आपको फट से पता चल जाएगा कि संविधान में ये यहां पर संविधान पढ़ करके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ा जाए, उल्टा बता रहा हूं, संविधान पढ़ करके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता किया जाए तो सरल, बोधगम्य, सघन और स्पष्टता अधिक रहती। आप इस अर्थ से समझिए कि संविधान बना करके प्रस्तावना जोड़ा गया, प्रस्तावना बना करके, प्रस्तावना जोड़ करके संविधान नहीं लिखा गया, प्रस्तावना सबसे आखिर में जोड़ा गया। उसी तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मैं सबसे आखिर में पढ़ा हूं। आ गई बात समझ में ना? तो पढ़ाएंगे क्या? अब चलिए लिखिए, अगला हेडिंग बनाइए और थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे बढ़िए। देखिए, किसी भी विषय में आप क्या जानना चाहेंगे, जैसे एक व्यक्ति को जानने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसका नाम, तो भारत का ये संविधान, नाम पता हो गया। अब नाम कहां से पता चला? संक्षिप्त नाम। जाइए उधर, कहां? 393 आर्टिकल है ना? तो भारत का संविधान पढ़ा, अभी भारत का संविधान नहीं शुरू किए और 395 का अनुच्छेद है और चले गए सबसे आखिर में चर्चा कर। तो कभी बच्चा शुरू की चीज बताने के लिए आखिर में जाना पड़ता है और कभी कभी पहले की चीज सबसे आखिर में बतानी पड़ती है। इसी को विशिष्ट अध्ययन बोलते हैं, इसी को क्रमिक अध्ययन बोलते हैं। हमारे संविधानविदों ने भी बड़े समितियां बनाई, क्रमिकता देने का प्रयास किया। संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए बड़ी क्रमिकता दी गई होगी कि पहले ये रखना चाहिए, दूसरे भाग में नागरिकता रखना चाहिए, तीसरे में मूल अधिकार रखना चाहिए। ऐसे तमाम चीजों को उन्होंने सोचा होगा, तभी तो अम्बेडकर साहब थे ना इसके चेयरमैन, और सब लोगों ने मिलकर के इसको बनाया, जो 7 लोग उस कमेटी में थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो उस कहने का तात्पर्य है कि उनके सामने भी चुनौती रही होगी कि भाई 360 जो आर्टिकल है इमरजेंसी वित्त वाला पहले रखें कि राष्ट्रीय आपात वाला बाद में रख दें, कैसे करें? तो कोई रीजन होगा ना ये करने का। क्यों? जम्मू कश्मीर पहली अनुसूची में 15वां राज्य था और उसका उल्लेख 370 में था। अरे पहली अनुसूची का 15वां राज्य था, पहले कहीं 370 के बजाय पहला आर्टिकल बना लेते, दूसरा बना, चुनौती रही होगी ना 370 में ही क्यों? तो बात को थोड़ा सीरियसली समझिए कि पहले राष्ट्रपति आए, फिर उपराष्ट्रपति आए, फिर मंत्रिपरिषद आए, फिर संसद आई, फिर उसके बाद न्यायालय आए, फिर सीएजी लास्ट में आया। क्यों भैया? राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो सीएजी को 148 में कर दिया, और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को नियुक्त करता है तो उसको लेके चले गए आप 324 वगैरह में। क्यों? है ना? इतना दूर का फासला कैसे? ये सब सोच समझ के बनाया गया हो, इस पर आपको नहीं जाना है। लेकिन मैं उसके आधार पर ये बता रहा हूं कि विषय को पढ़ने के अपने तौर तरीके होते हैं। तो विशेषज्ञ, विशिष्ट लोग अपना एक तरीका बनाए होते हैं जिसके कारण सरलता, सघनता और स्पष्टता और अनुकूलता का सिद्धांत तेजी से विकास होता है और संविधान आपके अंदर ग्राह हो जाता है। प्री में और मुख्य परीक्षा में जाके करके काम चले आइए और संविधान भी जान गए। संविधान की जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हम बनावट से पहले कैसे बना, क्या हुआ, ये तो एक स्ट्रक्चर है। जैसे कोई मुझसे पूछे कि सर ये आपने लैपटॉप रखा हुआ है, ये बोर्ड कैसे बनाया? इसको क्या बताना यार, कैसे बनाया? ये तो सिस्टमेटिक चीज है। यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक अगर 9 दिसंबर 1946 को हुई तो हुई, अब उसमें हमारे बताने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा, वो तो किताब में लिखा है। लेकिन मेरे बताने से कि ये बृहद संविधान क्यों है, हो सकता है कि 2-4 चीजें आपको नहीं मिल जाए, तो विशिष्टता का, अनुभव का लाभ यहां होता है।
तथ्यों में नहीं होता है। तथ्य तो अपनी जगह पर्याप्त रूप से हर किसी के लिए उपलब्ध है। तो क्या संविधान की बृहत्ता, बड़ा होना उसकी विशेषता है? क्यों? संविधान के वो पक्ष जो उसके अभिन्न अंग है, जिसके बगैर संविधान की कल्पना कर नहीं की जा सकती, क्या इन्होंने संविधान को विशेष बना दिया? क्यों? संविधान बड़ा है इसलिए विशेष हो गया, या संविधान के वे पक्ष जो इसके अभिन्न अंग है उसके कारण संविधान विशेष हुआ? आज संविधान महत्वपूर्ण हमारे देश में 70 सालों से अपनी महत्ता को दिन प्रतिदिन की दर से एक नई ऊंचाई को क्यों छुआ? क्योंकि संविधान चौतरफा विशेषताओं से युक्त रहा। क्या समझे? विशेषता और महत्व का फर्क है। जो आपके भीतर है वो आपकी विशेषता है, उसके इस्तेमाल से जो समाज को, दुनिया को लाभ प्राप्त होता है, उससे आपकी महत्ता बढ़ती। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, ये मेरी विशेषता है, लेकिन मेरे पढ़ाने से आप डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर बनते हैं, इससे हमारी महत्ता बढ़ी। संविधान विशेष की चर्चा और संविधान की मोरालिटी और महत्ता की चर्चा, दो विषय। अगर संविधान में इतनी बेहतर विशेषता थी तो जाहिर सी बात है कि आगामी दिनों में संविधान सभा के लोगों ने सोचा होगा कि जब यह संविधान लागू होगा तो इस भारत के भू राजनीतिक क्षेत्र पर अपना महत्ता बिखेर के रहेगा। तो संविधान की विशेषता को समझ जाएंगे तो आपको आकलन करना संभव हो जाएगा कि वाकई में यह कितना महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उसी विशेषताओं से कृत्यों का निर्वहन किया जाता है, और जब कृत्य सकारात्मक और सरोकार से युक्त होते हैं तो महत्ता बढ़ना लाजमी है। मूल अधिकार इसकी विशेषता है, समानता का अधिकार इसकी विशेषता है, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार इसकी विशेषता है। जिस देश में लोकतंत्र हो, लोकतांत्रिक गणराज्य हो, जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, ये सब इसके अंग हैं। ये अंग हटाए नहीं जा सकते। इस अंग को हटा दिया गया तो संविधान की प्रासंगिकता ही खतरे में हो जाए। तो संविधान के अभिन्न अंग वे जो इसकी विशिष्टता को बढ़ाते हैं, उसकी पहचान। तो सबसे पहले विशेषताओं के भीतर अब हम चल रहे हैं। समझ लो आपके पास एक संविधान है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जैसे मैंने कहा चर्चा बाद में होगी, जब इसके बाद हम इसकी प्रकृति वगैरह की भी चर्चा करें। देखिए, महत्ता की चर्चा, प्रकृति की चर्चा, इसकी मोरालिटी की चर्चा। संविधान नैतिकता के उन तमाम गुणों का सरोकार या कहा जाए समागम करता है जो एक व्यक्ति को बलिष्ठ, सर्वांगीण और इस भारत के भीतर या दुनिया में, अगर कहते हैं ना कि आदमी अपने घर में भोजन करता है ना, अपने घर में भोजन ठीक मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, अच्छे आचार विचार मिले, अच्छी संस्कृति मिले, तो उसको लेकर के जब आप लंदन जाएंगे, जब आप इंग्लैंड जाएंगे, जब आप फ्रांस जाएंगे या दिल्ली जाएंगे या नौकरी करेंगे, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो साथ में रहेंगे। बचपन का खाया जवानी में काम आता है। भारत का पढ़ा संविधान विदेश में भी काम आता है। क्यों? हमें अधिकारों के प्रति, आचरण के प्रति और जितने तरीके की संविधान की विशेषता है, उससे हम जो सर्वांगीण विकास अपना किए होते हैं, उसके कारण हम दुनिया का सामना करने के लायक बनते हैं। इसीलिए अंबेडकर ने कहा था कि संविधान को सभी को पढ़ना चाहिए।
संविधान को सभी, आप YouTube में जाइएगा, हमारे वाले YouTube में, उसमें एक विद्यार्थी, ये कौन है पता नहीं, उन्होंने लिखा है कि मैं आपका लेक्चर रोज आना देखता हूं, जब आप डालते हैं देखता हूं, मैं कोई स्पर्धी नहीं हूं, मुझे कोई प्रतियोगिता से लेना देना नहीं है, मुझे बहुत इंप्रेसिव और बहुत जानकारी से भरा लगता है, इसके लिए आपको धन्यवाद सुशील सर। ये जाके देखें, यूट्यूब के पोस्ट पे पड़ा है। गवर्नेंस हो या संविधान हो, एथिक्स हो, जरूरी नहीं है कि आप आईएएस की तैयारी करते हैं इसलिए पढ़ते हैं, ये जीवन के लिए भी जरूरी है। सबसे पहले लिखें विशाल संविधान पर एक टिप्पणी, लिखें संविधान की विशालता पर टिप्पणी। अब हम पॉइंट बताएंगे, क्वेश्चन का टाइप का होगा या कुछ, हम छोटा सा एक पॉइंट बता रहे हैं। लिखिए, भारतीय संविधान की विशालता पर विचार दो हैं। जो इसके समर्थक हैं उनका मत है कि, जो इसके समर्थक हैं उनका मत है कि इसी विशालता ने संविधान की स्पष्टता की है, संविधान को स्पष्टता प्रदान की है। एक एक नागरिक को ग्रहण करने का पूरा अवसर दिया है, एक एक नागरिक को इसे ग्रहण करने का पूरा अवसर दिया है। जो इसके विरोध में थे, जो इसके विपक्ष में हैं, उनका मत है कि इसकी बृहत्ता इसका दुर्गुण है, इसकी बृहत्ता इसका दुर्गुण है, जो भ्रम और झगड़ों को उत्पन्न करता है, जो भ्रम और झगड़ों को उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। ये तो हो गए मत और गैर मत, मतलब पक्ष और विपक्ष। पॉइंट लिख लीजिए नीचे, क्यों विशाल है भारतीय संविधान, क्यों विशाल है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान विशाल है, देखिए, देखो चला, भारतीय संविधान विशाल है, ये पक्ष वाला भी कह रहा, विपक्ष वाला भी कह रहा, यहां विशालता पर कोई विवाद नहीं है। बस अंतर यह है कि विपक्ष वाला कुछ और बात बोल रहा है, पक्ष वाला कुछ और बोल रहा है, लेकिन विशाल दोनों मान रहे हैं। इसलिए विशाल क्यों है ये ज्यादा जरूरी है जानना। ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विशाल क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि विशाल को लेकर के अगर विरोध होता, मत वाला जो पक्षधर है वो कहता है कहां कहेगा विशाल है भाई। चूंकि तुलनात्मक तौर पर दुनिया में कोई भी संविधान इतने बड़े पैमाने पर निर्मित नहीं किया गया, इसीलिए विशाल है। अब जैसे हमारे देश में 136 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन चाइना 1.5 अरब से ज्यादा रखता है, इसलिए हम दूसरे नंबर पे हो गए। लेकिन चाइना की जनसंख्या 125 करोड़ होती तो यही 136 करोड़ हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती, जबकि बहुत बड़ी इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि हमसे बड़ी एक जनसंख्या है। तो हमारा संविधान इसलिए बड़ा है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई संविधान, यही कोई बहुत बड़े बड़े संविधान, वैसे तो आप उस लिहाज से देखें तो संविधान को अगर जैसे अमेरिका में चले जाएं, एक जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राज्यों का संविधान है, उनके जो सरोकार पक्ष हैं, अगर हो सकता है जोड़ गांठ किया जाए तो कई चीजें उसमें भी दुर्गुण निकल आए जो होंगे ही। लेकिन चूंकि हमारा संविधान वाकई में
एक प्रकार से वैश्विक संविधानों का अध्ययन, शोध, उससे अंगीकरण और एक-एक चीज की स्पष्टता के चलते एक विशाल रूप ले लिया, इसलिए स्वीकार्यता आसान रही। लिखिएगा, सर आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान बताया है। सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान बताया है। मूल संविधान 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभक्त था। वर्तमान में 12 अनुसूचियां और कई उपबंधों के जुड़ाव के साथ ही भागों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा सकती है। अब वृद्धि इस तरह से समझिए, जैसे भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, 1976 में आपने 4 का जोड़ दिया, ऐसे 9 का जोड़ दिया, 14 का जोड़ दिया। तो संविधान में भी आपने आर्टिकल नहीं जोड़े, आपने उस उपबंध जोड़े। कई लोग कहते हैं कि संविधान में कितने आर्टिकल जोड़े गए, आप कहिए कितने उपबंध जोड़े गए। संविधान में तो बच्चा 395 अनुच्छेद, अनुसूचियां 4 जोड़ी गई, लेकिन संविधान के भीतर उपबंध जोड़े गए। जैसे आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्व था, आपने मूल कर्तव्य के लिए 51 क कर दिया, 51 का एक उपबंध हो गया, उसी के भीतर कर दिया। अभी आपने देखे होंगे कि जब आरक्षण दिया गया तो उसमें भी आपने संशोधन देखे होंगे, मूल अधिकार के भीतर किया गया। ऐसा नहीं था कि 15 से 14 से 18 के बीच में समता के अधिकार में 20 आर्टिकल हो गए, उसके भीतर उपबंध 16, अगर 4 क है 4 ख कर दीजिए, ये सब उपबंध होते हैं। इसीलिए भले ही इसमें 50-60 उपबंध आर्टिकल जिसको कहते हैं जोड़े गए हों, 450 से ऊपर हो गए हों, लेकिन हकीकत यह है कि आर्टिकल 395 के भीतर ये किए गए। नहीं तो कोई बताए कि आर्टिकल 402 में क्या लिखा है, 403 में क्या लिखा है, 420 में क्या लिखा, ऐसा है क्या? आर्टिकल नहीं जोड़े जाते, आर्टिकल के भीतर। जैसे हमने इस स्ट्रक्चर के भीतर हमने केबिन बना दिया, तो केबिन बनाया, इस कमरे के भीतर हमने 2 केबिन बना दिए, हमने इस कमरे के भीतर 2 उपबंध विकसित कर दिए। 2 कमरा कहां बनाया? कमरा तो जब खुले प्लॉट पे बनाते, तो ऊपर छत पे बनाते, तब ना कमरा होता। चलिए खैर, लिखें, संविधान की विशदता या विस्तृतता को लेकर कारण इस प्रकार है। नंबर 1, आने वाले सत्ताधारकों को कहीं पर कोई अस्पष्टता न रहे के लिए, कहीं पर कोई अस्पष्टता न रहे, लोकतंत्र के सशक्तिकरण में कोई रुकावट न उत्पन्न हो, लोकतंत्र के सशक्तिकरण में कोई रुकावट उत्पन्न न हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने में कोई व्यवधान न आए, साथ ही बदली परिस्थितियों में
संविधान अक्षुण्ण बना रहे, इसके लिए विस्तृत व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य था। विस्तृत व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य था। यह विशालता का प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। दुनिया के संविधानों पर शोध, लिखिए, दुनिया के संविधानों पर शोध युक्ति युक्त और शुचिता सुनिश्चित करने वाले, युक्ति युक्त और शुचिता सुनिश्चित करने वाले संदर्भों को अंगीकृत करने के चलते संविधान बड़ा हो गया। संविधान बड़ा हो गया। जैसे अमेरिका से मूल अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली सहित दर्जनों देशों से, दर्जन भर से अधिक देशों से, दर्जनों मतलब 2 दर्जन हो जाएगा, दर्जन भर से अधिक देशों से, है ना, व्यवस्था को संविधान में निरूपित करना, व्यवस्था को भारतीय संविधान में निरूपित करना। तो यह बड़ा कारण था। अगर अपने इर्द गिर्द झांक झोंक लेते तो नहीं होता इतना। नेक्स्ट, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट लिख लो बच्चे, भारत राज्यों का संघ है। रियासतों को जोड़ करके एकीकरण प्राप्त करना, रियासतों को जोड़ करके एकीकरण प्राप्त करना, और विभाजित प्रांतों में शासन व्यवस्था के लिए अलग से नियमों को बनाना, अलग से नियमों को बनाना, इसकी विशालता का एक प्रमुख कारण है। लिखें, अमेरिका का संविधान इसलिए छोटा है क्योंकि राज्यों के अपने संविधान हैं। अमेरिका का संविधान इसलिए छोटा है क्योंकि राज्यों के अपने संविधान, और भारत का संविधान इसलिए बड़ा है क्यों, और भारत का संविधान इसलिए बड़ा है क्योंकि इसी के भीतर राज्य के संविधान भी है। समझ गए होंगे। भारत का संविधान इसलिए बड़ा है क्योंकि इसी के भीतर राज्य का भी संविधान। ठीक है, लिखें, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों या विधानमंडलों का अलग अलग विवरण न्यायपालिका में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण, न्यायपालिका में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण, साथ ही संघ के साथ राज्यों का
संबंध, संघ के साथ राज्य संबंध, ऐसा लिखिए, राज्य संबंध का अलग निरूपण इसकी बृहत्ता का कारण, इसकी बृहत्ता का कारण। जैसे बच्चा मैं ऐसा बताऊं कि राष्ट्रपति में ही कह देते कि आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा, अब फिर कह देते 153 में एक राज्यपाल जो था वो भी बोलते कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा, 52 में काम चल जाता है। फिर 153 आप लेके गए। जैसे आप कह सकते थे कि संघ जो आर्टिकल 114 भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो 214 अलग से बनाने के बजाय लिख देते कि राज्यों में उच्च न्यायालय। ठीक है ना, तो संविधान थोड़ा छोटा हो जाता। लेकिन जैसा मैं समझाया था कि भारत में बहुभाषा है, क्षेत्रीयता है, अलगाववाद है, सेपरेशन थ्योरी भी है। आज भी देखिए उत्तर दक्षिण में भाषा के नाम पे कितना संघर्ष हो जाता है। तो तमाम तरीके के और भी व्यवधान हैं जो रास्ते में बताते चले। उसके कारण एक स्पष्ट राय संविधानविदों के जहन में थी। स्पष्टता और इसकी सरलता, इसकी विशालता का कारण। नेक्स्ट, भौगोलिक दृष्टि से देश की विशालता। एक और आ जाइए, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से देश की विशालता और यहां की व्याप्त समस्याओं ने संविधान को बड़ा बना दिया, संविधान को बड़ा बनाने के लिए मजबूर कर दिया। लिख दीजिए, भौगोलिक दृष्टि से यहां की विशालता और यहां की व्याप्त समस्या ने संविधान को बड़ा बनाने के लिए मजबूर कर दिया। अनेक भाषा बोली, अनेक धर्म, वर्ग आदि के चलते संविधान में सभी के लिए उपबंध इसकी बृहत्ता का कारण है। संविधान में सभी के लिए इसका उपबंध इसकी बृहत्ता का कारण है। अब मैं यहां पे एग्जांपल दूं, जब 1952 में कंपैरेटिव स्टडी हो रही थी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों के साथ, आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक बन चुका था, संयुक्त राष्ट्र संघ भी बन चुका था 45 में, 48 में वर्ल्ड बैंक था, 47 में हम आजाद हो चुके थे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश औपनिवेशिक सत्ता से 50 के समय में मुक्त हो रहे थे। ग्लोब पे देखें तो दो उत्तर, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न रीजन और साउथ में, यानी कि एक तरफ यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देश हैं, या रसिया जैसे ऊपर वाले जो देश उत्तरी ध्रुव में जो रहते हैं, और एक तरफ दक्षिण की तरफ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, दक्षिण एशिया एक खास तौर से एशियाई देश जो गरीबी की झंझावात और मार को झेल रहे थे। और ये इसमें से कई देश 50 के दशक में आजादी प्राप्त, जिसको तीसरी दुनिया आप कहते हैं। भारत जैसे देशों के साथ बहुत सारे देश जो आजाद हुए, उन्हें अपने संविधान की चुनौती थी कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले हम ही लोग कैसे राजकाज चलाएंगे। उस राजकाज में जहां लोकतंत्र की स्थापना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लोकतंत्र में नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं जो जनता को खुशियां देती हैं। वो नीतियां अगर जो जनता को खुशियां ना दें तो वो लोकतंत्र की परिभाषा की जो गणना है उसको कहीं ना कहीं ढीला कर देती, उसके कल पुर्जे कमजोर कर देती। तो भारतीय संविधान इस पराकाष्ठा का एक, कह सकते हैं कि ऊंचाई थी, एक ऐसा विशिष्टता थी कि देश का 36 करोड़, 1951 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो 36 करोड़ के एक एक व्यक्ति को एक एक पाई का खुशी उसके हिस्से में जाती। गांव हो, शहर हो, अमीर हो, गरीब, सबके हिस्से में संविधान खुशी बांटना चाहता था। और इन खुशियों का संयोजन करने के चक्कर में अनेक भाषा, अनेक बोली, अनेक क्षेत्र, अनेक धर्म, अनेक वर्ग, अनेक मत
को अलग अलग निष्ठा प्रदान करने, अलग अलग तरीके से उनको उपबंधित करने की फिराक में अपने को बृहद बनाई। तो संविधान एक ऐसा विधान है, एक ऐसी सर्वोच्च विधि है, एक ऐसी नीति है जो एक एक नागरिक को खुशी प्रदान करने की फिराक में अपना रूप विशालकाय कर लिया। रामायण देखे होंगे ना, जब हनुमान जी साधु के भेष में राम लक्ष्मण से मिलते हैं, ये पता करने के लिए सुग्रीव ने भेजा है कि जब देखो भैया वो कौन है, कहीं बाली ने ना भेजा हो। तो जब वो भेजे तो वो संत का रूप में पहले तो मिले उले, जब सब मामला क्लियर हो गया कि नहीं इसमें कोई छल कपट नहीं है, तो हनुमान जी अपने रूप में आ गए। तो फिर सुग्रीव के पास ले जाने की जब बात आई तो हनुमान जी ने कहा कि साहब हम लोग अगर पैदल चलेंगे टाइम लगेगा तो मेरे कंधे पे बैठिए। तो अगर वो हम लोगों के रूप में कंधा तो छोटा हो जाएगा ना, तो इधर राम को इधर लक्ष्मण को बैठाना था, तो कंधा कैसे बड़ा होगा जब उनका विशालकाय रूप होगा। तो हनुमान जी ने राम जी को सुग्रीव, राम लक्ष्मण को सुग्रीव तक पहुंचाने के लिए और अलग अलग सुविधा देने के लिए कि वो सुविधा से पैदल ना जाएं, कोई असुविधा ना हो उनको, वैसे वन में बहुत दिन से भटक रहे हैं, उनको वहां तक ले जाने के लिए अपने शरीर को विशालकाय बना दिया। उसके बाद वो लेके गए। ऐसे ही हमारा संविधान एक ऐसा हनुमान जो हमारे नागरिकों को सुविधा देने के लिए अपने रूप को विशालकाय कर। लिखिए, एक और लिखिए, लास्ट में एक और लिखिए, एक दो तो लिखवा देते हैं अभी। लिखिए, मूल अधिकार के अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्व का विशद वर्णन। विशद का मतलब विस्तृत, इसलिए कहा जाता है एग्जाम में विशद चर्चा कीजिए। एक होता है संक्षिप्त चर्चा कीजिए, एक होता है परीक्षा में पूछता विशद चर्चा कीजिए। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा चर्चा करो, विशद का मतलब और खोलो। आप क्या करते हैं, चर्चा करके चले आते हैं, ना संक्षिप्त समझे ना विशद को देखे। ठीक सवाल का, आप सवाल का उत्तर देते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं, लेकिन सवाल की आत्मा को तृप्त नहीं करते। सवाल की जो आत्मा तृप्त करेगा वो अंडर 10 में आएगा, और जो ऐसे फेंका फेंकी करता रहेगा ना, नॉलेज फेंक दिया, नॉलेज हो गया रात भर। अच्छा एक चीज बताओ चेला, संविधान पढ़ने के लिए तुमको कितनी किताब चाहिए? एक किताब ले लो यार, कोई भी, सब तो वही लिखे हैं। ये किताब अच्छी, वो किताब अच्छा, ये किताब अच्छी, वो किताब अच्छी। राइटर पागल था तो अपनी किताब खराब लिखेगा? और कौन सा राइटर है जो गलत लिख रहा है? थोड़ा भाषा उसका कहीं 19-20 रहता है, कोई 30 नहीं है, कोई 20 नहीं। ठीक, लिखिए, मूल अधिकार के अतिरिक्त संविधान के ने नीति निर्देशक तत्व, संविधान में नीति निर्देशक तत्व की विशद चर्चा है। अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाना, ठीक, न्यायालय जाना, नीति निर्देशक की स्थिति में न्यायालय न जाना, इसका भी उल्लेख संविधानविदों ने विस्तृत रूप से किया। इसका भी उल्लेख संविधानविदों ने विस्तृत रूप से किया। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, भाषा आयोग जैसे दर्जनों संस्थाओं को
और उसके भीतर प्रत्येक स्थिति का वर्णन इसकी विशालता के कारण बने, इसकी विशालता के कारण बने। आगे लिखिएगा, भारतीय संविधान, लाइन बदल दीजिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश को ध्यान में रखकर संविधान बनाया। देश को ध्यान में रखकर संविधान बनाया। सभी समस्याओं पर पैनी नजर रखी, सभी समस्याओं पर पैनी नजर रखी, निराकरण के उपाय सोचे, अवगुणों से इसको मुक्त रखने का प्रयास किया, अवगुणों से इसे मुक्त रखने का प्रयास किया। संस्था और जनता, लिखिए, संस्था और जनता की भूमिका घाल मेल ना हो, इसकी भी विशद चर्चा की। संस्था और जनता की भूमिका में घाल मेल ना हो, इसकी भी विशद चर्चा की। उपरोक्त तमाम से स्वाभाविक था संविधान बड़ा बन गया। उपरोक्त तमाम बिंदुओं से स्वाभाविक था संविधान बड़ा बन गया, प्रगाढ़ बन गया, मगर दुर्गुणों कामा अवगुणों कामा समस्याओं और दुविधाओं से यह मुक्त हो गया, दुविधाओं से यह मुक्त हो गया। ये थी बच्चा संविधान विशाल क्यों बना, उसके निहित परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो संविधान क्यों बड़ा बना, उसके निहित परिप्रेक्ष्य ये देखने को मिलते हैं। तो जो टोटल एस्पेक्ट है, जो टोटलिटी है इसकी, संविधान की जो विशालता है, अब आप प्रश्न में कहीं पे जाएंगे, उसके प्रश्न के आधार को देखेंगे, तो आज एकाध प्रश्न का हल आपको मिलना चाहिए। और विशालता के कथन कारण से जुड़े कोई सवाल अगर आपको आईएएस से मिलते हैं, या वैकल्पिक विकल्प भी रहता है इस तरह से, तो कई पक्षों को उसमें बातचीत में उधेड़ बुन में ला लिया गया। तो आज आपको संविधान पता चला, संवैधानिक विधि पता चला, संविधान बड़ा क्यों है इसका पता चला, और संविधान किसके बगैर अधूरा रह सकता है उसका पता करना बाकी है। अभी हम थोड़ा सा आपको आश्वस्त कर दें कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी हम थोड़ी पढ़ाई को हल्का सा स्लो रखें, थोड़े दिन रखेंगे इसको स्लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा अभी जुड़ने हैं। और बैच की जैसे हमने कहा संविधान की अपनी पराकाष्ठा है, वैसे संस्था की भी अपनी एक विधि व्यवस्था है कि जो हमने नियम कायदे बनाए हैं कि थोड़े विद्यार्थी जो है सेटल्ड हो जाएं। आपको ऑनलाइन हो सकता है कहीं मेरी आवाज ना पहुंच रही हो, मैं तो ठीक बोल रहा हूं, हो सकता है आपके यहाँ नेट की कोई प्रॉब्लम हो, कई लोग कहाँ बैठे हैं किस तरह, तो अभी आप सेट हो जाइए धीरे धीरे, फिर हम इसको स्पीड में ले चलेंगे। अभी इस रिसोर्स देखिए, इसको विशालता पे टिप्पणी, अब इसको लिखाने के बाद एक सवाल बदल के लिखाता हूं, फिर देखिए ये कैसे रिसोर्स उसमें फिट होता है। जरा लिखिए, लिखिए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सरल, स्पष्ट और सघन की संज्ञा में आता है। देखिए, भारतीय संविधान सरल, स्पष्ट और सघन की संज्ञा में आता है। समस्या, दुविधा
और दुर्गुणों से इसे बचाया गया है। समस्या, असुविधा और दुर्गुणों से इसे बचाया गया है। इसका विशाल रूप, इसके सकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट करता है। कथन पर टिप्पणी करें। कथन पर टिप्पणी करें। जो आप विशाल के लिए लिखेंगे वही इसके लिए लिखेंगे, बट अंतर क्या करेंगे कि सरल, सघन, स्पष्ट। इसलिए हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं आंसर की, इसमें 3 चीजें हो गई। पहले हो गया सरल, स्पष्ट और सघनता की बात, तो इसको एक पैरे में डिफाइन करिए, एक पैरे से थोड़ा कम में ले जाइए। टिप्पणी में कभी निष्कर्ष नहीं दिया जाता, इसलिए निष्कर्ष का कोई पैरा नहीं होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखें, विवेचना हो, समीक्षा हो, आलोचना हो या कोई और भी पक्ष बताऊंगा, वैसे है 20-25 पक्ष, तब आप चौथा पैरा बनाइए, नहीं तो उत्तर हमेशा 200 शब्द को 3 पैरे में लिखा करिए। और डिपेंड कि क्वेश्चन में कितने मोड़ हैं। एक मोड़ है सरल, स्पष्ट और सघन, एक है जो समस्या, दुर्गुण और ये बातें, अब तीसरा है इसकी चर्चा कर जैसे लिखा है वैसे चर्चा करेंगे, इसी को बोलते सिस्टमेटिक राइटिंग। फिर जब उसको लिखेंगे तो निष्कर्ष की आपको जरूरत नहीं है। जैसे इस क्लास को मैं कह सकता हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्लास में बंद कर रहा हूं। यह बात जो है स्पष्ट है कि टाइम हो गया, तो जाहिर है इस रोजाना ये कहना जरूरी नहीं है। तो टिप्पणी में कभी निष्कर्ष नहीं लिखा जाता। टिप्पणी में अपने विचार मत लिखिए, टिप्पणी में जो बोला है, अब आप बोल दिया ये है, उसके लक्षण ला दीजिए, ये बोला उसके लक्षण ला दीजिए, और लास्ट ही बोल दिया विशाल के लिए जो दृष्टि, अब तो मैं क्वेश्चन भी भूल गया क्या बोला था, तो उसकी बातें ला दीजिए। उसके बाद ये प्रश्न का उत्तर उसमें डाल दीजिए। फिर देखिए एग्जामिनर कैसे नहीं नंबर देता। आप यहाँ आड़ा तिरछा पैरा पहला का तीसरा कर देंगे, तीसरा का दूसरा कर देंगे। अरे यार तुम भी वही ना बोला है कि पहले सब्जी काटो, सब करो, कढ़ाई तो चूल्हा तो बाद में जलाओगे, पता लगे चूल्हा जला के कढ़ाई धो रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो जो पहले की चीज है उसको पहले रखो। आज की क्लास को हम यहाँ विराम देते हैं। मैं 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रिलीज कर रहा हूं।